जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक ए सफर भी देना। गुफ्तगू ने सिखाया कि मैं गूंगी थी, अब मैं बोलूंगी तो बातों में असर भी देना। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 2 की। अभी तक सेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इतने सेट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सेट समझ में आ रहे होंगे। आज का जो मोटिवेशन मैसेज है वो मैंने पहले ही दे दिया है और इसकी शुभारंभ को स्टार्ट कर दिया है। अगर हम सेट की बात करें, टॉपिक की बात करें तो सेट नंबर 2 चल रहा है। अग्रवाल का सेट सीरीज चल रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और इसमें हम इस सफर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है वो कह रहा है कि जल संरक्षण क्या है। ठीक, जल संरक्षण का विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो 10 का गा नंबर है, अगर आप लोग रोज पढ़ते होंगे, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो वो देखते होंगे। कह रहा है कि प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की सहायता से पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के प्रदूषित होने को ही प्रदूषण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के द्वारा क्या हो रहा है कि पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषित होने की क्रिया को, वायुमंडल के प्रदूषित होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना। इसके विभिन्न प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, ठीक है, रेडियो और ध्वनि प्रदूषण, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है कि जल प्रदूषण जल के द्वारा, जल प्रदूषकों के द्वारा फैलता है। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषकों के द्वारा फैलता है। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि और ध्वनि के कई सारे माध्यमों के द्वारा फैलता है। डेसिबल इसकी यूनिट होती है। रेडियो ध्वनि प्रदूषण विभिन्न प्रकार की विकिरण, अल्फा, बीटा, गामा और बहुत सारे और भी जो तत्व होते हैं उन विकिरणों से क्या बोलता है, ये फैलता जाता है। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें बतानी। मृदा प्रदूषण में उसके कई सारे तत्व होते हैं जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। इन सब की मात्रा से क्या होता है, ठीक है, अगर कमी हो जाती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता है तो इनकी कमी हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो आपको बहुत शॉर्ट में बताना है क्योंकि सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप बता देंगे, छोटी छोटी चीजें बतानी होती है बेटा और इन्हीं से आपका क्या होता है, मार्क्स बनता है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात में 11वीं के काम में जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को लिखिए। देखिए, पौधों का जो जल का परिवहन होता है, मैंने बताया था आपको और हमेशा हम बताते हैं, चाहे मेरी कोई किसी भी ब्रांच में हो या फिर कॉलेज में हो, कि जल का परिवहन जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, यानी जल का परिवहन कहाँ होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और ये हमेशा क्या होगा कि ग्राउंड से अप होगा, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर होगा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा जल का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक, जाइलम के द्वारा होता है, एक संवहनीय ऊतक होता है। इसकी क्रियाविधि में आप लिख सकते हैं, एक प्रकार का रूट प्रेशर होता है और इस रूट प्रेशर के द्वारा, और एक मैं और बात बताऊं, हाइड्रोस्टेटिक जो तरल स्थितिकी दाब होता है उसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी जो जल है वो जाइलम के द्वारा, जिसे संवहनीय ऊतक कहते हैं, वो पूरी कोशिकाओं में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो एक प्रेशर काम करता है, उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या तरल स्थितिकी दाब कहते हैं और ये पूरी कोशिकाओं में फैलता है। पौधों की विभिन्न कोशिकाओं को जल के साथ साथ लवण और तत्वों, इन सब का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। मैं आपको इसके साथ साथ और भी बताना चाहती हूँ कि इसमें फा से फ्लोएम, फा से फूड और फा से फूड का मतलब होता है भोज्य पदार्थ। फ्लोएम जो एक और संवहनीय ऊतक है, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिल जाते हैं, ये जाइलम ये फ्लोएम ये दोनों मिल गए तो वैस्कुलर बंडल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करेंगे। तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, इन वैस्कुलर बंडल बहुत ही जरूरी होता है किसी भी पौधे में जल के परिवहन के लिए और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए। तो अगर मैं बात करूं जो क्लासिफिकेशन जब दिया गया था, तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा तक, तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा तक जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें स्टील और जाइलम और फ्लोएम ये सब चीजें पाई गई थी। वो ब्रायोफाइटा के कुछ स्पेसिफिक स्पैगनम जैसे एक पौधा होता है उसमें पाया गया था।
उसके बाद जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, यानी कि सेलुलरिटी जिसे बोलते हैं या मल्टी सेलुलरिटी बोलते हैं, वो जैसे 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 आता गया और वो क्या हो गया, विकसित होता गया। तो ये इसका क्या है, ये इसका वर्गीकरण है, या इट मीन्स इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ जाइलम और ए फ्लोएम और ए वेस्कुलर बंडल। तो ये निर्धारित करता है कि कैसे किसी पौधे में वो क्या हो रहा है, उसका परिवहन हो रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे, और बैतौर अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर हम आगे की बात करें तो कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन समझते हैं। देखिए कायिक परिवर्धन, जस्ट अ मिनट, देखिए कायिक परिवर्धन के लिए मार्कर लाना पड़ा, ठीक है। कायिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है और पौधे के किसी एक भाग से, जड़, तना, पत्ती, कुछ भी हो सकता है, उसके एक भाग से कोई भाग टूटा, ऐसे टूट गया, और उसी भाग से उसी के तरीके एक नया भाग निकल जाता है, इसी को बोलते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसी भी ब्रेकेज पार्ट से ठीक न्यू आउट ग्रोथ डेवलपमेंट या सेल्स का डेवलपमेंट होना या निकलना ही क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक परिवर्धन होता है। मान लीजिए पत्ती है, ठीक है अब ये पत्ती है, यहां से एक पत्ती टूट गई तो उसके नए स्थान से, वहीं से निकल, तना है, तने में टूट गया उसके नए स्थान से, ठीक है। मान लीजिए जड़ है, उसमें टूट गया तो नए स्थान से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आप तीनों बता सकते हैं, इसमें एक विधि देखिए, आप तने में बता दीजिए, पत्ती में बता दीजिए, ठीक, जड़ में बता दीजिए, और बता दीजिए कि उसके एक भाग से कोई भाग अगर टूटा है तो उसी स्थान पे उसके ही जैसा एक नया भाग निकलता है, एक नया प्रवर्ध निकलता है, जिसे हम हिंदी में प्रवर्ध बोलते हैं, इंग्लिश में आउट ग्रोथ बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की एक विधि होती है, प्रजनन की एक विधि होती है, जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जब होता है, होता क्या है कि सेल डिवीजन के थ्रू होता है, कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन में क्या होती है, डेवलपमेंट होगा। भाई कोशिका विभाजन जो होता है वो जीवों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। देखिए दो तरीके से साइकिल पूरी होती है, एक तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और एक मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो माइटोसिस सेल डिवीजन में भी कोई जब होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई अगर बॉडी, ठीक है, या कोई अंग या शरीर जब वृद्धि करेगा तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन की बात आएगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स की या जर्म सेल्स की जब बात आएगी तो उसमें मियोसिस के साथ साथ माइटोसिस होता है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मियोसिस होता है, गलत बात है। आप कोई भी प्रोसेस देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, oogenesis देखिए, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद कहीं ना कहीं आपको माइटोसिस फर्दर देखने को मिलता है। तो अगर हम ये बात कह दें बच्चों कि माइटोसिस में जो सेल्स का डिवीजन होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। सोमेटिक सेल्स, दैहिक कोशिकाएं बोलते हैं, सोमा मतलब बॉडी, सोमा का मतलब बॉडी होता है। आप कहते हैं अगर हम मियोसिस कह दें, मियोसिस जो होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए होगा, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए होगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के होगा। लेकिन आफ्टर रिप्रोडक्टिव सेल जैसे ही वो मैच्योरेशन हो जाएगा उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन जरूर होता है। आप इसे देख सकते हैं और आपको कभी इसको फाइंड आउट करना है तो एनसीईआरटी की बुक आप हेल्प ले सकते हैं, आपको काफी मदद होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, हालांकि मैं बता दूं कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो जिसे हम साधारण भाषा में कहें कि तंत्रिका तंत्र का जो चैप्टर है वो हट चुका है, 30% पे रेड्यूस्ड है। लेकिन तंत्रिका तंत्र का हमें चित्र या न्यूरॉन का जो चित्र होता है वो आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ही डिफाइंड फॉर्म मैंने बता रहा है, एक डायग्रामेटिक छोटा सा व्यू दे रहे हैं। तो जो ये फॉर्म वाला होता है हमें ये आना चाहिए, ठीक है। और उसमें ठीक है डेंड्राइट्स कहाँ है,
न्यूक्लियस कहाँ है, ठीक, बाकी नर्व सेल्स कहाँ है, नर्व टिश्यू कहाँ है, ठीक है, न्यूरिलेमा कहाँ है, न्यूक्लियर शीथ कहाँ है, ठीक, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के शरीर में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को चलाने के लिए या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक तंत्र कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र का जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है, या हम कहें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी जो तंत्रिका तंत्र है वो काम नहीं करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो नियंत्रण की बात आती है तो CNS एक सिस्टम होता है, वो काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मुझे लगता है कि आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। जल्द ही आपको रेगुलर बेसिस पर और कुछ कोर्सेज का मिलेगा। So I will decide appropriate date for opening of new courses. So just keep and watch and keep watching. Thanks to all students. Pranam.